नमस्कार। सवाल तो बनता में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी में चौथे चरण का चुनावी शोर थम चुका है। चौथे चरण में यूपी में 9 जिले जहां पर 59 सीटों पर मतदान होना है और इस चरण में 624 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी होना है। इस चौथे चरण में चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग खूब दिखाई दी। किसी ने चुनाव में आतंकवाद के मुद्दे को जमकर उछाला तो किसी ने चुनाव में धुआं और गर्मी जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया। लेकिन इन सबके बीच नेताओं के जुबान से जमीनी मुद्दे गायब दिखाई दिए। चौथे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा गूंज आतंकवाद की ही रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गजों ने आतंकवाद को मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की। वहीं अखिलेश यादव भी पलटवार करने से पीछे नहीं रहे। चौथे चरण के रण को जीतने के लिए प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरी। वैसे चौथे चरण में सबसे ज्यादा मुकाबला सूबे की राजधानी लखनऊ में होना है, जहां पर लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक मैदान में है। तो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं लखनऊ पूर्व से नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन दोबारा मैदान में है। लखनऊ को यूपी की राजनीति का प्रयोगशाला कहा जाता है और चौथे चरण में जीत और हार का प्रयोग इसी प्रयोगशाला में होना है। तो चौथे चरण के लिए चुनावी समर में उतरे राजनेताओं ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन में, अंतिम समय में क्या क्या कहा, सुनिए। अपनी स्पीच में बोला है कि जो ऑपोजिशन है सपा और कांग्रेस टेररिस्ट के सिंपैथाइजर हैं। आपका क्या स्टैंड रहेगा प्रधानमंत्री ने? इन फिजूल की बातों का तो जवाब देने का तो मुझे की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये फिजूल की बातें हैं। उनको भी मालूम है कि ये सच नहीं है। वो चुनाव की वजह से कह रहे हैं ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं ये? बहन प्रियंका का मैं इंटरव्यू देखकर आया, उनको पूछा कि टेररिज्म के लिए आपका क्या मानना है। इन्होंने कहा कि ऐसी फिजूल बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप एक बात का निर्णय कर लो। एक और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। दूसरी ओर उनके नेता सलमान खुर्शीद कहते थे अहमदाबाद के बम धमाकों में सिमी के लोग जो पकड़े गए वो बेगुनाह है, उनको छोड़ देना चाहिए। उनकी पैरवी भी करी। बहरहाल, तो आपने सुना कि चौथे चरण का जो रण है उसमें मुद्दा क्या हो गया। जाटलैंड से जब शुरुआत हुई चुनाव की तो वहां पर किसान सबसे बड़ा मुद्दा था। विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया, रणनीति बीजेपी ने भी उसके हिसाब से तैयार करी। लेकिन जैसे जैसे जाटलैंड से यादवलैंड और यादवलैंड से अब अवध और पूर्वांचल की तरफ चुनाव बढ़ रहा, उस बीच में आतंकवाद सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। समाजवादी पार्टी को खासतौर पर इस पर घेरा जा रहा। प्रियंका गांधी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा ये फिजूल की बातें हैं, तो उसको भी अमित शाह ने तुरंत मंच से एक मुद्दा बनाकर उठा दिया। और उसके अलावा कांग्रेस के साथ साथ सबसे बड़ा टारगेट जो उनका है वो है समाजवादी पार्टी गठबंधन। समाजवादी पार्टी का सीधा कनेक्शन आतंकवादियों या फिर आतंकवादियों को छुड़ाने, उनसे मुकदमे वापस लेने से बताकर एक टारगेट सेट करने की कोशिश की गई। लेकिन ये कितना कारगर होगा, कितना ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। जो चौथा चरण है उसमें आतंकवाद भी है, बम भी है, वहां पर गर्मी निकाल देने की बात भी है। इन तमाम गूंज के बीच में आम जनता के जो जमीनी मुद्दे थे वो क्या वाकई सिर्फ टीवी डिबेट्स में ही बताए जाते हैं या उसका जिक्र भी किसी मंच पर होता है। जो सत्ता में है वो कहते हैं कि हमने काम किया है, हमने विकास किया, उस आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे और हम जनता से उतना ही प्रेम वापस पाएंगे जितना 2017 में हमें मिला था। विपक्ष का कहना है कि इस बार प्रेम नहीं मिलेगा बल्कि आपसे जो नाराजगी है उसका परिणाम मिलेगा। अब विपक्ष यहां पर कितना मजबूत हो पाया, कौन सा दल किस तरीके से चुनौती दे रहा, यह देखना दिलचस्प है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है डॉक्टर कौशल आपका। डीपी यादव है, प्रवक्ता पीएसपीएल पार्टी के, बहुत स्वागत है डीपी यादव आपका। सुधांशु वाजपेयी है, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है सुधांशु आपका। शुरुआत में कर रहा हूं डॉक्टर कौशल कांत आपसे। आतंकवाद को मुद्दा सबसे बड़ा बीजेपी ने चौथे चरण के आते आते बना दिया है और अब क्या इसके इर्द गिर्द ही
इस चरण और इसके आगे के चरणों में चुनाव होगा, या मुद्दों का जो जिक्र विपक्ष कहता है टीवी डिबेट्स में बैठकर, उसका भी कहीं जिक्र हो रहा? हेलो, कौशलकांत मैं जी, सुन पा। हाँ, जो आतंकवाद के ऊपर दिलीप आपने यशवर्धन सवाल साहब भी पूछा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। दिलीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अब बोलिए कौशलकांत जी। नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही थी। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हेलो, बोलिए बोलिए हेलो। कौशल जी, आवाज आ रही है, आप बोलिए। देखिए, आतंकवाद का मुद्दा जब सवाल उठाया जाता है तो अगर प्रियंका गांधी का ये कहना ये सब फिजूल की बात है, मुद्दा यहां से उठता है। जी, जब भी स्टेज से हमारे कोई भी नेताजी हैं, चाहे योगी जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, चाहे होम मिनिस्टर साहब हैं, जब भी ये बात करते हैं तो ये सारे काम 15 करोड़ का मुफ्त अनाज, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, गौसों कनेक्शन, नल से जल, शौचालय का निर्माण, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, ये सब कुछ बताते हैं जी, पर मुद्दा ये होता है कि इस विकास की बात पर आ करके जब विकास की बात होती है तो विपक्ष के सारे लोग कहते हैं जी ये तो आंकड़े झूठे हैं। मुद्दा कहां आता है? जब आतंकवाद की बात आती है, जो एक हकीकत है। मैं कुछ कांग्रेस के एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। आपको याद होगा 8 दिसंबर 1990, जी। 89-90 की बात है। मुफ्ती जी की बेटी रूबिया को किडनैप किया गया था। नतीजा क्या हुआ था? 13 आतंकवादियों की रिहाई हुई थी, कांग्रेस के थे। उसके बाद दूसरे नंबर बताता चाहता हूं, सैफुद्दीन सोज हुआ करते थे, कांग्रेस के नेता। 1991 की बात है, उनकी बेटी नाहिदा सोज का अपहरण होता है, 7 आतंकियों की रिहाई होती है। उसके बाद गुलाम नबी आजाद के रिश्तेदार की 22 सितंबर 22 हेलो हेलो बोलिए बोलिए कौशल जी, बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। गुलाम नबी आजाद के रिश्तेदार 22 सितंबर 1991 अपहरण होता है। उसके बाद 21 आतंकियों की रिहाई होती है। इनके लिए आतंकियों को रिहा कर देना, आतंकियों को माफ कर देना, और वो आदमी, प्रियंका गांधी की एक चीज और बताता हूं, सोनिया गांधी की तरफ से हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारी को फांसी रुकवाने के लिए एप्लीकेशन देना, ये कांग्रेस का कैरेक्टर रहा है। वो आतंकवादियों के साथ खड़े होना, ठीक है। आतंकवाद की बात को फिजूल बताना और आतंकवादियों से सिंपैथी रखना, ये इनका काम है। ये जितने एग्जाम्पल है ये और डॉक्यूमेंटेड है। आप ये बताइए, हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी पत्नी है जो अपने पति के कातिल की माफी की सजा मांगेगी? सिर्फ वोट बैंक। तो आतंकवादियों को के सिंपैथी को इन्होंने अपने वोट बैंक से जोड़ रखा है। समस्या यहां पे आती है। अब अगर ठीक है, डीपी यादव साहब जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आतंकवाद को लेकर बहुत तेजी से निशाना साधा जा रहा है समाजवादी पार्टी पर, और आप लोग उसके साथ है। यहां पर कांग्रेस की बात नहीं है। चौथा चरण आते आते ये आतंकवाद अचानक कहां से आया? क्योंकि जो कौशल जी कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा है, अचानक से नहीं आया है। देखिए अतुल जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी आदत रही है कि वो जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का हमेशा काम करती है। आप ये बताइए, जब आतंकवाद पर बात आएगी, जब अहमदाबाद ब्लास्ट की जब बात आएगी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा नहीं जाएगा कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? गुजरात में किसकी सिक्योरिटी फेल्योर के कारण इतना बड़ा कांड हुआ, इतना बड़ा आतंकवादी जो है हमला हुआ, इतने लोगों की जान गई? ये बताइए, जब संसद पर हमला हुआ तो देश में किसकी सरकार थी? जाहिर सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन दोनों घटनाओं के जब ये दोनों घटनाएं हुई तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको जवाब देना चाहिए ना कि आखिर जो सबसे सुरक्षित संसद है उस पर क्यों हमला हुआ? आतंकवादियों ने कैसे जुर्रत की वहां पर हमला करने की? लेकिन उस पर जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दी। आज जब गाजियाबाद से चुनाव होते हुए गोंडा से गोरखपुर और गाजीपुर तक जाएगा तो मुद्दे वही रहेंगे, किसानों के मुद्दे रहेंगे, आवारा पशुओं के मुद्दे रहेंगे जिन पे भारतीय जनता पूरी तरह से फेल हो गई, बेरोजगारों के मुद्दे रहेंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम हर साल 14 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, 14, 25, 70 लाख हो गए 5 साल में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिया कितने को ये सभी लोग जानते हैं। तो सारे मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी थी। 2022 में केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और राज्य में योगी जी की सरकार है, इन्होंने चिल्ला चिल्ला करके ये कहा था कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। किसानों की आय दुगनी कितनी की? इन्होंने डबल इंजन की सरकार है, एक सिंगल काम भी इन्होंने किया है जनहित के मुद्दे पर? तो ये बताए
भारतीय जनता पार्टी के लोग। मतलब आप केवल कह रहे हैं झूठ कि बोलते हैं आतंकवाद भारतीय कोई जनता मुद्दा पार्टी नहीं के है, लोग। बाकी मुद्दों पर देखिए, हम चुप हैं और आतंकवाद प्रधानमंत्री जी को हरदोई मुद्दा की बना रहे हैं। आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है आपके नहीं। हिसाब से? नहीं, बिल्कुल मुद्दा है, इनको जवाब देना चाहिए। मुद्दा है आतंकवाद, जवाब इनको देना चाहिए। कैसे हमला हुआ, कौशल कैसे कांत हमला जी, हुआ गुजरात में, कौशल कांत जी, हमला हुआ। कौशल कांत जी जवाब दीजिए। जवाब देना, मैं भारतीय जवाब जनता देता हूं पार्टी। सर, आप चुप हो जाए तो मैं जवाब देता हूं। अगर आतंकवादी घटनाओं के नंबर को देखा जाए तो करीब बिल्कुल जवाब करीब दीजिए आप। 70 से 80% आतंकवादी घटनाएं जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तब थी। आतंकवादी मौकों की तलाश में होते हैं, नहीं, जब भी आप चूक जिस- होती जिस है आतंकवादी घटना का दुर्घटनाएं जिक्र होती कर रहे हैं, हैं, उसके बारे में लेकिन करिए। उसके बाद ये भी आतंकवादियों कक्षा नहीं पे चल रही उन्होंने है अहमदाबाद ब्लास्ट कि की बात आप की। उसको बताएं, अहमदाबाद के परसेंटेज ब्लास्ट के बताएंगे। आरोपियों के ऊपर आप बताइए आपने किसकी देखा फेल्योर थी, अभी गुजरात में अभी किसकी सरकार कितने थी? लोगों को क्या फांसी दी नरेंद्र गई, मोदी वहां के कितने लोगों मुख्यमंत्री को नहीं सजा थे? दी गई। उसके में यह भी लिंक निकला कि उनको उसमें एक आतंकवादी के घर वाले समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि ये सिंपैथी किस लेवल तक की जा रही है। और क्या आप इससे आजमगढ़ इनकार में कर जिस सकते हैं तरीके कि से, जब और सिर्फ संसद वही में के आतंकवाद की हमला नहीं, हुआ, आतंकवाद तो के उस समय साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी अपराध की जो भारतीय है, जनता पार्टी ये की दोनों सरकार थी। मिला जुला आप मुद्दा क्या है। आतंकवाद पे बात ये करेंगे? लोग आतंकवाद को धर्म आप के रोक साथ, नहीं पाए हैं। आप ये लोग, इन लोगों की सोच इतनी छोटी है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान को ऐसे मान के चलते हैं कि वो आतंकवादियों के साथ खड़ा होगा। उस चक्कर में ये मुसलमानों के वोट को इकट्ठा करने के लिए, उनसे सिंपैथी गेन करने के लिए आतंकवादियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लगते हैं। आप देखिए अखिलेश यादव ने जिस तरीके से आतंकवाद, ठीक है कौशल कांत जी, मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत जल्दी से सुधांशु वाजपेयी, कांग्रेस भी उतने ही निशाने पर है और प्रियंका गांधी से सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिजूल की बातें, और इसी को आधार बना दिया अमित शाह ने। ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस को इस वजह से भी घेरा जाता है क्योंकि आप लंबे समय तक केंद्र में रहे, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी रही, लेकिन इसको आप उतना महत्वपूर्ण तरीके से नहीं उठा पाए, ये आरोप है। देखिए, ये चुनाव कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का चुनाव है कि केंद्र सरकार का चुनाव? राष्ट्रीय सुरक्षा किसका मुद्दा है? ये जवाब तो गृह मंत्री को देना चाहिए। वो अपनी जिम्मेदारी को कहीं और थोपना चाहते हैं। अरे बताए ना, पठानकोट में आईएसआई को ले जाने वाले कौन लोग थे? पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से पहुंचा? वहां के एसएसपी देवेंद्र को बहाल करने वाले कौन लोग हैं जिसका उस पूरी साजिश में, पुलवामा साजिश में नाम? वो अमित शाह का सबसे करीबी आदमी था। ये सब आतंकवाद के स्पॉन्सर लोग हैं। भाजपा आतंकवाद की स्पॉन्सर है। ये गलत है। और आपत्ति कोई नहीं, सुनिए, कांधार में कहां पर आप गलत बोले? बिल्कुल गलत है। आपको अपने वर्ड वापस घर पे छोड़ के रखे। ये बकवास बंद करिए। बताइए कैसे बोल उत्तर सकते प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया? बताइए उत्तर प्रदेश में महंगाई कहाँ पहुंची? बताइए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ थी? गुलाम नबी की बात कर ले, तो सब लोगों के लिए आपके मुख्यमंत्री कहाँ थे? आतंकवादियों को छोड़ने का प्रधानमंत्री काम के नहीं किया। चुका हुआ था। आप बेकार बकवास इस बंद तरह करिए। इस तरह से बात नहीं भाजपा करते की हैं डिक्शनरी कि से आतंकवादी एकदम नहीं। पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, ये शब्द निकाल दीजिए। भाजपा के लोग बात कर नहीं पाएंगे, एक भाषण नहीं देना जानते हैं। भाजपा के लोगों को बस आप इतना ही आता लोगों है के लिए तो हिंदू, 5 साल की मुसलमान, सरकार चलाना आतंकवाद, पाकिस्तान होता है। आप लोगों ने खोलिए क्या? आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को जातियों में बॉर्डर पर सड़क बना ली है और आप लोग देश की हिंदुस्तान सुरक्षा के से कंप्रोमाइज उत्तराखंड करते पे हैं। कर लिया आप है। पुलवामा अटैक के ऊपर सवाल उठाते हैं। बकवास बंद करिए, मुद्दों की बात करिए। के ऊपर सवाल भाजपा उठाते के हैं। नेताओं से सीधी आप बात है। प्रियंका जी ने देखिए, बिल्कुल सही कहा है आप लोग कि फिजूल की बात है। आप लोग महंगाई बॉर्डर के उस पार जाकर के सेना अटैक करती है, उस पर भी सवाल उठाते हैं। आप पुलवामा अटैक पर सवाल उठाते हैं। आप लोग जो है, आप लोग उत्तर प्रदेश के नंबर आप बटला हाउस, ठीक है, जरा मैं तीनों लोग को रोक रहा हूं। अब जरा तीनों लोग को रोक रहा हूं। राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन साहब हमारे साथ हैं। दिलीप जी, कोई कह रहा है कि बकवास बंद करिए, कोई कह रहा है कि कोई बात कर ही नहीं पाएगा। सवाल इस बात का है, तो हमने हमेशा देखा है कि चुनाव में जब चुनाव आता है तब कहा जाता है कि देखिए मुद्दा आधारित चुनाव होगा, लेकिन बिना पाकिस्तान, बिना चीन, बिना कब्रिस्तान, बिना श्मशान, इनके कहां चुनाव हो पाता है। और जो लोग मुद्दा उठाने की बात कहते हैं वो खुद जहां सत्ता में बैठे हैं वहां पर वही मुद्दे हैं, उस पर कहते हैं बहुत शानदार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो पक्ष और विपक्ष दोनों का कमोबेश एक ही हाल है। जैसे जैसे फेज बदलेंगे वैसे वैसे जो मुद्दे बनाए जाते हैं या जिन मुद्दों के आधार पर लाभ हो सकता है उसको उठाने की कोशिश की जा रही है।
अतुल जी, चुनाव प्रचार इंसान की वास्तविक जरूरतों को छोड़ करके बाकी सारे मुद्दों पे भरपूर तरीके से किया जाता है। और आजकल राजनीति का हाल वही हो गया है जो इस समय इस डिबेट का है। राजनीति की जो संवैधानिक जिम्मेदारी है वो इस देश की मूलभूत सुविधाओं को संभालने के लिए और जब जहां जैसे चीज की जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग काम करने की है, लेकिन वो उस अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही। यही हाल अभी डिबेट में हो रहा है। आज का डिबेट चौथे चरण के ऊपर रखा गया है। चौथा चरण किसका? उत्तर प्रदेश का। और चौथा चरण ये लखनऊ के आसपास के जो 9 डिस्ट्रिक्ट हैं उसका, यहाँ की बात ही नहीं हो रही है। पुलवामा अटैक, संसद अटैक, आतंकवाद, ये क्या आतंकवाद, पुलवामा अटैक, संसद अटैक, क्या ये यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव का मुद्दा है? क्या उत्तर प्रदेश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका इन अटैक से कोई लेना देना है? ये जरूरी है, इन पे बहस होनी चाहिए, इनकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्या ये सही समय है इन सारी बातों को करने का? अगर ये सेंटर के इलेक्शंस होते तो एक बार ये बात सही भी थी। उत्तर प्रदेश इन बातों का क्या लेना देना है? स्पेशली इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स जहां 23 तारीख को वोटिंग होने वाली है, उन 9 डिस्ट्रिक्ट से इन सब्जेक्ट का क्या लेना देना है? और अगर कहीं कोई जड़े जमी है तो वो जड़े कानून देखेगा, आप राजनीति तो नहीं देखेंगे। आप तो आतंकवाद को नहीं पकड़ेंगे, वो सरकार का काम है। और आप इस समय सरकार नहीं है, आप इस समय एक राजनीतिक पार्टी हैं। आप ये बताइए कि आप इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए क्या करेंगे? इस प्रदेश की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनमें कमियां हो रही हैं उसके लिए क्या करेंगे? आपका मास्टर प्लान आगे इस प्रदेश को ले जाने के लिए क्या है? चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हो, चाहे वो सत्ता और विपक्ष, ये आप नॉमिनिक्लेचर के तौर पे कह सकते हैं, लेकिन इस समय जितनी भी पार्टियां इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं वो सिर्फ कंटेस्टेंट्स हैं, कोई सत्ता नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है। तो आप सब एक जमीन पर हैं और इस जमीन से उठ करके आप अपने को ऊपर कैसे ले जाएंगे, इस प्रदेश को ऊपर कैसे ले जाएंगे, यहां इस बात पर बहस करने की जरूरत है। सत्ता भी ये बताए, विपक्ष भी ये बताए कि क्या कमियां इस प्रदेश में हैं जिन पर वाकई में काम होना चाहिए। आतंकवाद ये इस देश का मुद्दा है, प्रदेश का मुद्दा नहीं है। प्रदेश से जुड़ा हो सकता है लेकिन इस इलेक्शन में इसकी इतनी महत्वता नहीं है। क्यों हम जो मूलभूत जरूरतें होती हैं, जो मूलभूत बातें होती हैं, उस पर क्यों नहीं बहस करते हैं? हम क्यों नहीं बहस करते हैं इस बात पर कि जो लखनऊ जहां पर 23 तारीख को चुनाव है, वहां की सड़कें देख लीजिए, वहां की नालियां देख लीजिए, वहां का एनवायरमेंट देख लीजिए, वही ठीक नहीं है। गड्ढा मुक्त सड़कें होनी चाहिए। शहर क्या, राजधानी की सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं है। राजधानी में व्यापार नहीं फ्लरिश कर पा रहा है। और फिर मैं घुमा फिरा के अपनी बात पर आता हूं कि जो मिडिल क्लास टैक्स पेयर है उसका बोझा कैसे कम होगा, वो महंगाई की मार से कैसे बाहर आएगा, इस पर आप लोग बात नहीं करेंगे। आप उसको रिलीफ कैसे दे सकते हैं, इस पर बात नहीं करेंगे, किसी के एजेंडे में नहीं है। फ्री क्या बांटेंगे, कितना बांटेंगे, किसको बांटेंगे? हम आएंगे तो हम ये फ्री खोल देंगे, हम वो फ्री खोल देंगे, हम सरकारी खजाना अपने पिताजी के पैसे की तरह लुटा देंगे, किसी से पूछेंगे नहीं। ये बातें तो हर राजनीतिक पार्टी कर रही है, लेकिन वो सरकारी खजाना भरा कैसे जाएगा? जो ऑलरेडी भर रहा है उसका बोझा कैसे कम होगा? इस प्लान पर भी कुछ बात कर लीजिए, सारी राजनीतिक पार्टियां बता दें। बताइए डीपी यादव साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं जवाब आऊंगा, कौशल जी आऊंगा, उसके बाद आपके पास ही आऊंगा। जी देखिए, निश्चित रूप से दिलीप एस वर्धन जी एक बहुत ही संवेदनशील और जागरूक राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं इनको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं ये मुद्दे जरूर चुनाव में उठने चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप जब देखेंगे तो इन्हीं मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद का मुद्दा लाती है, कहीं ना कहीं उल जुलूल की बातें करती है, मनगढ़ंत बातें करती है भारतीय जनता पार्टी। अब क्यों नहीं बात होनी चाहिए जो ये सीतापुर बेल्ट है, आपका किसानों की समस्याओं पर, जो गन्ना की समस्याएं हैं किसानों की, जो उनके भुगतान नहीं हो रहे हैं। आप बताइए 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गन्ना किसानों के मूल्य में वृद्धि क्यों नहीं की? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी जो कल 20 तारीख को जो चुनाव हुआ है कल, उसमें जो आलू की जो समस्या थी, आलू बेल्ट है वो उसको माना जाता है, जितने भी जिले हैं, तो उस आलू के लिए क्या किया? नहीं डीपी यादव साहब, उस आलू के लिए आपने क्या किया? मैं ये भी तो पूछना चाहूंगा ना, जब आप सत्ता में थे तो उस आलू के लिए आपने क्या किया था? चलिए वो आतंकवाद का मुद्दा उठा रहे, मान लिया। जब आप 5 साल सत्ता में थे तो उस गन्ना किसान के लिए, उस आलू किसान के लिए आपने क्या किया था? आप इस बात को पता करके देखिए अतुल जी। अरे बिना पता किए नहीं बैठते हैं यहाँ पर। अब आप बताएंगे कि हम पता करके देखें। विकास हुआ डीपी यादव साहब, अगर इतना ही पता हुआ होता ना तो शायद आपको पता नहीं होता, या आपको पता होता कि आपको दूसरी पार्टी में जाना पड़ेगा। अगर काम इतना ही बोलता आपका तो वो हाल क्या था परिवार में, क्या काम हुआ था सरकार में, वो पूरी जनता ने देखा। पता करके बैठिएगा मतलब क्या होता है सर?
पता है इसलिए बैठकर चर्चा कर रहे आना जाना, हैं। अतुल जी, उस इसका आलू कितना किसान के लिए मतलब है? आपने क्या देखिए, किया आना था, जाना एक लाइन में बता दीजिए। मैं पूछता हूं भी डॉक्टर कौशल खान से। हम लोग फिर इकट्ठा हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप इकट्ठा से हम लोग हरा रहे हैं। इकट्ठा होना और अलग होना वो आपका व्यक्तिगत मामला है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा सवाल है कि उस आलू किसान के लिए आप लोगों ने सत्ता में रहते बिल्कुल, क्या किया था, निश्चित जो आप रूप से। कांग्रेस और बीजेपी से पूछ रहे हैं? आप बताइए तो मैं उनसे पूछूं। वहां प्रॉपर उनके स्टोरेज की व्यवस्था थी, उनका मूल्य मिलता था उनके उत्पादन का। देखिए, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? बीपी यादव स्टोरेज अभी भी हो रहा है, मूल्य कितना मिल रहा है वो तब भी मुझे पता था, अभी मुझे पता है। और जो आप कह रहे हैं कि ये होता था, ये तो वैसी ही बात हो गई ना। बिल्कुल कि अगर चाची को मूंछ होती तो मैं उनको चाचा कहने लगता। होता नहीं था, तब भी नहीं होता था और अब भी नहीं हो रहा। मैं तो ये कह रहा हूं। बताइए कौशल जी, मुद्दा उठाइए ना। आप खुद बताइए कि हमने ये काम किया है, इस काम के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आतंकवाद तो केंद्र का मसला है, वो देखेंगे। आपकी सरकार अच्छा देख भी रही है, इसमें कोई शक नहीं है, घटनाओं पर रोक लगी है। ठीक, मैं आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 में किस किस चीज पे है। उत्तर प्रदेश में 59 मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें नंबर 1 है पूरे देश में। 5 नए एक्सप्रेसवे हैं, 35,000 करोड़। ये भी बताते चलिए उसमें से कितने चल रहे। साहब एक मिनट सुन लीजिए, पिछले 70 सालों में, मैं बता रहा हूँ, आपने जवाब सुन लीजिए। पिछले 70 सालों में 17 मेडिकल कॉलेज से कम है। आज 39 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हो गए हैं। कितने चल रहे हैं? अगर आप सुनना चाहते हैं, अरे कितने अभी आप सुनना नहीं चाहते हैं। अब जब मैं काम की बात करता हूं तब आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, आप ये बताइए ना, ये पूर्वांचल के हर शहर के मेडिकल कॉलेज का सेशन नहीं बताइए, गोरखपुर में एम्स चल गया। अरे नहीं, पहले ये बता दी। अच्छा, आप बोल लीजिए पहले, फिर बोलता हूं। केवल यही आप पूछ रहे हैं ना कि बताइए उसमें से कितने मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। बताइए जिन मेडिकल कॉलेज को आपने एम्स का दर्जा दिया। अब आप अपना बोलने दीजिए एक मिनट, जल्दी से डॉक्टर कौशल अपनी बात पूरी करिए। मैं बता रहा हूँ, आज के समय में पूर्वांचल के हर शहर का जो मेडिकल कॉलेज खोला गया है, उसमें 22 से सेशन चालू हो गया। मेडिकल कॉलेज खुलना इसे कहते हैं। 39 मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, बाकी के पेंडिंग हैं जो अगले 2 साल के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, गोरखपुर में फर्टिलाइजर कंपनी डाली गई है, सरयू कैनाल योजना डाली गई है, 9,000 करोड़ की लागत। ठीक है, और चलिए, अगर आपने ये किया है तो आपको सिर्फ आतंकवाद का मुद्दा ही नहीं उठाना चाहिए, आपको ये बातें भी बतानी चाहिए जनता को, ताकि विपक्ष अगर आरोप लगाए तो जनता तक बात पहुंचे। हमारे साथ हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़ चुके हैं। अरविंद, चौथा चरण आ गया और वैसे ही मुद्दा भी धीरे धीरे बदलने लगा। आतंकवाद पर कोई कहता है कि ये फिजूल की बातें हैं, कोई कहता है सबसे जरूरी बात है। इससे इस चौथे चरण का और इस बेल्ट का, इस 59 सीटों का आखिर क्या लेना देना? और अगर इसको उठाया जा रहा तो किस रणनीति के तहत? अगर कोई घेरा जा रहा है तो कौन घिर रहा है, किस वजह से घिर रहा है? अतुल, देखिए, मैं 59 सीटों की अभी समीक्षा कर रहा था। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने शानदार विजय हासिल की थी जी। और कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पे सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, लेकिन इस बार उनके लिए कड़ी चुनौती है। और मैं आपको ये बता दूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, पीलीभीत की 4 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार क्या होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि इस बार वहां पर वरुण गांधी भी खड़े हैं। सवाल यह उठता है अतुल कि आपने वरुण गांधी को किसी भी मंच पे नहीं देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ। हाँ, हम लोगों ने अखबारों में जरूर देखा जहां पे वो सवाल उठा रहे हैं सरकार के कामकाज को लेके। तो प्रश्न ये उठता है कि हाँ, ट्विटर पे भी और अखबारों में, तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं उनको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है और ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर आगे क्या होगा। लखीमपुर खीरी में 1 सीट छोड़ के बाकी सारी सीटें यानी 8 सीटें थी, जिसमें से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस बार लखीमपुर खीरी अतुल चर्चा में है पूरे देश और पूरी दुनिया में और आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर आंदोलन हुए। सवाल ये उठता है कि इस बार लखीमपुर खीरी में क्या होगा, ये एक बड़ी चुनौती है और किसकी तरफ किसके वोट जाएंगे ये सोचना और समझना बाकी है। उसके अलावा लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ में आप देखिए बहुत सारे टिकटों में हेरफेर हुआ, स्वाति सिंह का टिकट काट दिया गया और आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। ब्रिजेश पाठक
लखनऊ मध्य से चल के कैंट आ जाते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि आशुतोष टंडन है, चाहे जो दो नए लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिल्कुल। तो ये एक प्रयोग है और उसमें क्या रिजल्ट होगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें रायबरेली में, जिसमें ऊंचाहार की सीट है, अभी चर्चा हो रही थी कि भाई वहां पर अमरपाल मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो कि महामंत्री भी हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी मैं अपने रिपोर्टर की बात सुन रहा था, उसने कहा कि सिवाय प्रधानमंत्री को छोड़ के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो प्रचार करने के लिए ना आया हो। मनोज पांडे 2 बार से लगातार विधायक हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए वहां चुनाव लड़ रहे हैं और वहां का चुनाव जो है वो मजबूती से लड़ रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी सीटें हैं अगर हम देखें तो उसमें चुनौती बड़ी है। और आपने देखा पिछली बार अतुल के किस तरीके से काम बोलता है कि मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी मैदान में थी और उसके साथ क्या हश्र हुआ। और इस बार देखिए कि अभी इन्होंने ये गिनाया कि भाई हम लोगों ने कितना काम किया है, किस तरीके से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो ये सोचने और समझने की बात होगी। खैर, जनता जनार्दन है और उसका निर्णय सबको मानना पड़ता है। इस बार ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल दिलचस्प होगा। बताइए बहुत जल्दी से सुधांशु वाजपेयी साहब, अगर चलिए बीजेपी आतंकवाद के मुद्दे पर फिजूल की बातें कर रही है आपके नेता के अनुसार, तो आपने लखीमपुर में किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, पीड़ित परिवार से मुलाकात के साथ साथ आपने इस बात पर बड़ा फोकस किया। आपको लगता है कि कांग्रेस ने कम से कम चुनाव से पहले ही एक अच्छा मुद्दा उठाया, सही जरूरी मुद्दा उठाया, और वो मुद्दा आपके लिए फायदा देगा? क्योंकि यहां पर लड़ाई सपा और गठबंधन कह रहा है कि हम ही लड़ रहे हैं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बसपा नहीं, ये दावा है उनका। देखिए, जहां तक मतलब उत्तर प्रदेश में इन 5 सालों में कांग्रेस ही मुख्य रूप से विपक्ष का काम की है। सड़क पर संघर्ष में हर जगह कांग्रेस खड़ी रही है और चुनाव से पहले भी एक रूप से देश की जन भावनाओं का मुद्दा था, उसे हमारे नेता ने उठाया और वो मुद्दा सवाल भी बना। और इस चरण में भी लगातार तमाम सीटों पर कांग्रेस की भी लड़ाई है और हम ये कह रहे हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस का प्रदर्शन आपको दिखेगा। प्रियंका जी ने जो 5 साल मेहनत की है, जो संगठन को खड़ा किया है, वो सारी चीजें इस चुनाव में दिखेंगी। भले ही ये जरूरी है, भाजपा की लगातार ये कोशिश है कि साबित करना चाहते भाजपा और सपा, इसमें दोनों का फायदा है कि बाइपोलर दिखाकर ज्यादा से ज्यादा वोट को अपनी तरफ इंटैक्ट करने। लेकिन तमाम ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस सीधी लड़ाई में प्रत्याशित रूप से आ गई है, जिसका नतीजा भी 10 मार्च को दिखेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि बिना कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बनने नहीं जा रही। चलिए, ये तो आपका दावा है, वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर आप प्रतिज्ञा करके आए हैं और ऐलान किया है, मेरा सवाल ये है कि रायबरेली में अतुल मेरा सवाल इनसे ये है, सुधांशु वाजपेयी की, कि रायबरेली में चुनाव जो है ये लड़ रहे हैं। पिछली बार के जो प्रत्याशी थे अब उन्होंने पाला बदल लिया है, अदिति सिंह अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। मुझे ये बताएं सुधांशु वाजपेयी कि कांग्रेस जो है रायबरेली में कितनी सीटें जीतने, कितना दावा कर रहे हैं आप? प्रदेश का तो हम लोग रायबरेली की बात कर रहे हैं। अब ये मत कहिएगा कि अदिति सिंह भगोड़ी थी, उन्होंने छोड़ दिया, कोई फर्क? अदिति जी बुरी तरह हारने जा रही है और अरविंद जी को जमीनी रिपोर्ट है तो वो ये भी जानते होंगे कि रायबरेली में कांग्रेस सीधी लड़ाई, कांग्रेस हर सीट पे सीधी फाइट कर रही है। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि लड़ाई में भाजपा नहीं है, वहां सपा से कांग्रेस की सीधी लड़ाई, भाजपा को खेल से बाहर कर दिया है। सुधांशु वाजपेयी, आपका गढ़ रहा है, अगर वहां पे भी अगर आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो मैं क्या बताऊं, नोएडा में जाके लड़ेंगे? अरे भाई, आपका गढ़ रहा है, सोनिया गांधी वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पूरी जिंदगी कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में काम किया है। तो मैं यही समझना चाहता हूं कि वहां तो सीधी लड़ाई नहीं होगी तो लड़ाई कहां होगी? दिलीप यशवर्धन साहब, एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं कौशल जी के पास जाऊंगा, डीपी यादव के पास जाऊंगा। अगर वाकई विपक्ष ने खूब मुद्दे उठाए, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए, आपको लगता है कि हाँ वो धरातल पर भी दिख रहा है? और अगर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हम रायबरेली ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सरकार बनाने की भूमिका में है, तो इसकी जमीनी हकीकत क्या है? क्योंकि जनता के बीच में अगर ये मुद्दों का जिक्र करते हैं तो जनता इनको भी परखती है कि सिर्फ बोलने का है या जहां सरकार में खुद बैठे हैं वहां पर भी ऐसा कुछ किया है जो हमसे वादा कर रहे हैं।
अतुल जी, दावों में कुछ लगता नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल है, और शब्दों का खेल तो राजनीतिक लोगों का काम होता है, उनका फोटे होता है। इसलिए दावे भरना, दम भरना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। और ये कांग्रेस भी जानती है जी। कि राजनीतिक जमीन उत्तर प्रदेश में उसके पास कितनी है। और ये इसलिए भी सोचने की जरूरत है इनको कि जो इनकी पीएम कॉन्स्टिट्यूंसी रही है कई दशकों तक, जिसने इस देश को प्रधानमंत्री दिए हैं कई दशकों तक, बिल्कुल, उस जगह की हालत इतनी खराब है कि उसको पीएम कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हुए शर्म आती है। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कंपैरेटिव स्टडी अगर आप करेंगे, जो आज पीएम कॉन्स्टिट्यूंसी है और जो दशकों तक पीएम कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, उसमें जमीन और आसमान का नहीं बल्कि पाताल और आसमान का फर्क है। ये विजिबल है, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो ये सोचे कि ये कहां पर है और क्या कर पाएंगे। दूसरी बात, सवाल हर राजनीतिक पार्टी से है, लेकिन जो सत्ता में होता है उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। अभी डॉक्टर कौशल कांत जी कह रहे थे कि इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब से ये है, दूसरा बना दिया, चलिए मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है कि ईज ऑफ डूइंग आप किस पैरामीटर पे निकालते हैं, जरा मुझे ये बता दीजिएगा। ईज ऑफ डूइंग में एक पैरामीटर मैं आपको बता देता हूं, टैक्सेस पेमेंट का आता है। जरा मुझे ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में टैक्सेस पेमेंट कितने ज्यादा बढ़े इन कंपैरिजन टू लास्ट 5 इयर्स। दूसरा एक पैरामीटर और भी होता है कि जो अक्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग होती है, वो अक्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग कितनी बढ़ी है आपके रिजीम और कितनी कम थी पिछले रिजीम में। तीसरा सवाल मेरा डॉक्टर साहब आप ही से है, ये सवाल सबसे है, लेकिन मैंने कहा कि जो सत्ता में होता जवाब है दें उसकी है पहले, उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप बार बार ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को राशन आपने बांटा और पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन आपने बांटा। तो मुझे ये बताइए कि ये 15 करोड़ लोग या ये 80 करोड़ लोग इन 5-7 सालों से पहले कितने ज्यादा थे, या क्या इनको दूसरी सरकारें राशन नहीं दे रही थी? अगर नहीं दे रही थी तो इनका सर्वाइवल कैसे था? क्या ये मरे हुए थे अब जिंदा हो गए, या अगर जिंदा थे तो कैसे जिंदा थे? जरा इस पर भी गौर फरमाइए। कौशल कांत जी जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल दिलीप जी, पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दूंगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए किसी बिजनेसमैन को, और सेफ्टी की बात होनी चाहिए, और मल्टीपल टैक्सेस नहीं होने चाहिए। तो जीएसटी आने से टैक्सेस बंद हो गए हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी आई है, स्टेबल गवर्नमेंट आई है, कोई मतलब साझे की सरकार नहीं चल रही है। एब्सोल्युटली गलत, एब्सोल्युटली गलत, एब्सोल्युटली गलत। तो सर आप पढ़ा दीजिए, हमें नहीं आता, आप ही आप पढ़ लीजिएगा। आप प्रवक्ता आप हैं सर, आप प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता जो होता है, प्रवक्ता जो होता है वो सरकार का, सरकार पे सरकार, मैं बोला हूं आप गलत हैं। आप जाके देखिए बेसिक फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट के, उस बेसिक फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए सोशल इन्वायरमेंट का मतलब होता है पुलिसिंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी। दूसरी टैक्सेस का ये डेटा बताइए ना, पहले क्या था अब क्या है बताइए ना। अरे तो बताइए भाई, टैक्सेस पे मैंने आपसे पूछा कि टैक्सेस का कंट्रीब्यूशन, अगर आप जैसे आप बोल रहे थे, मैं बीच में बोलता तो आप समझा नहीं पाते। मैंने आपकी बात आराम से, चलिए मैं आपको सुन लेता हूं, बोलिए 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 कौशल जी जल्दी से। बड़ा साफ बता रहा हूं, सबसे जरूरी होता है सिंगल विंडो, जिससे कि एक ही जगह से काम हो जाए। अब इस समय योगी जी खुद बिजनेस इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, इसी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पहुंचा है 14वें से, अदरवाइज अपने आप नहीं आता। कि दूसरी चीज है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्टेबल गवर्नमेंट, साझे की गवर्नमेंट नहीं है, कभी भी सरकार चली गई। ये 3 क्राइटेरिया बेसिक होते हैं किसी भी बेसिक इन्वेस्टमेंट के लिए। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं, आपने दूसरा सवाल क्या पूछा था? मैं इन 2 सवालों पे काउंटर कर दूं आपसे? नहीं अभी नहीं, पहले जल्दी से दिलीप जी दूसरा सवाल आपका काउंटर कर दूं आपसे। नहीं काउंटर नहीं। आपने एक चीज ये बोली थी पहले वक्तव्य में कि सिक्योरिटी जो है सेंटर का मुद्दा है। सर सिक्योरिटी सेंटर का मुद्दा नहीं होता है, सिक्योरिटी स्टेट का मुद्दा होता है, एजुकेशन स्टेट का मुद्दा होता है, नेशनल सिक्योरिटी सेंटर का ही मुद्दा होता है। आतंकवादी घटना अगर देश में हो रही है और प्रदेश में हो रही, दोनों में फर्क है। और उत्तर प्रदेश, जिस प्रदेश में अभी तक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्रियों को दिया है, उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव होता है, प्रदेश का चुनाव नहीं। आतंकवाद और यहाँ पे जो जीतते हैं वही सत्ता में आते हैं। और ये अरे तो सुधांशु वाजपेयी क्यों ना है भाई? आतंकवाद मुद्दा पूरे देश के लिए है ना, तो आप लोग उसको पूरी तरह से खारिज कैसे कर सकते हैं? ऐसे खारिज भी तो नहीं कर सकते। आप ये देखिए कि 5 मिनट
उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर 5 शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो गया, 5 शहरों में मेट्रो चालू हो गई, 5 शहरों में मेट्रो निर्माण। अरे वो सुधांशु वो बता तो रहे हैं ना, मेडिकल कॉलेज पर भी आपको बताया, मेट्रो में भी आपको बताया, उनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी जवाब है कि उन्होंने, देखिए बड़े सरल शब्दों में बोलूं तो ये कहा कि जो व्यवस्था थी उसको सरल किया है, लोगों को माहौल दिया है, ये बदलाव उन्होंने किया, इस वजह से बदलाव महसूस हो रहा है। वो मुद्दे पर भी बता रहे हैं। अगर बदलाव डीपी यादव, आपने कहा कि आप लोग आकर मिल गए, वापस मिल तो गए लेकिन दिल मिले दिखाई नहीं देते हैं। मौजूदा दौर में आपको लगता है कि हाँ, जो समाजवादी पार्टी गठबंधन का आप हिस्सा हैं, अब जो फेज होगा, अब तो शिवपाल प्रचारक भी बन गए, स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम भी आ गया है, तो अब के फेज में और इसके आगे के फेज में आपको बढ़त मिलेगी। इस चौथे चरण से कम आपकी पार्टी का एक अच्छा रोल दिखाई देगा सपा के साथ मिलकर। जी देखिए, निश्चित रूप से जब से आचार संहिता लगी है उससे पहले से हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है, और कहीं ना कहीं आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के आने से जो ये समाजवादी गठबंधन है उसके पक्ष में एक बहुत सकारात्मक माहौल बना है। अब क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, स्टार प्रचारक आज उनको घोषित किया गया है, और इसका जो बाकी के फेज हैं उनमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा समाजवादी गठबंधन को। अभी बात हो रही थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इनको शायद पता नहीं है उसके लिए एक आसान और सस्ती दर पर कर्ज उपलब्धता होनी चाहिए। आप बताएंगे क्या कि केवल गुजरात के व्यापारियों को कर्ज देते हैं आप, जो लेकर के विदेश भाग जाते हैं, जिनको प्रधानमंत्री पूछते नहीं है और उनके साथ विदेशों में फोटो खिंचवाते हैं? आप बताएंगे क्या कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग हैं उनका भारतीय जनता पार्टी ने क्या हाल कर दिया, क्यों वो बंद हो गए हैं? भारतीय जनता पार्टी बेसिकली इन सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए केवल बात करती है। और मैं आपको बता दूं अतुल प्रताप जी, जो मुद्दे होंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ महंगाई का मुद्दा होगा, स्वास्थ्य का मुद्दा होगा, कहीं ना कहीं शिक्षा का मुद्दा होगा, कानून व्यवस्था का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूल सकते हैं अतुल प्रताप जी। ठीक है, चलिए, अगर ये मुद्दे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद कहता हूं कि जनता को इस पर तय करना चाहिए। आप मुद्दे उठाते हैं, जनता उसमें आपसे जुड़ती है तो अच्छी बात है ना। अरविंद, अगर इस पूरे बेल्ट को हम देखें, बीजेपी का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। इस बार उस प्रदर्शन को दोहराने की इन पर दोहरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपने सवाल उठाया कि इनके अपने ही इन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सुन लीजिए, अरे डीपी यादव साहब सुन लीजिए, हो गया, सुन लिया मैंने। अरविंद, आपने कहा कि बीजेपी के अपने लोग ही उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जवाब इस पर भी चाहिए, लेकिन बीजेपी जवाब उन मुद्दों पर भी मांग रही जो कि विपक्ष कहता है कि मुद्दा है ही नहीं। ये बेल्ट क्या कहता है? लखीमपुर इस बार बहुत सुर्खियों में रहा, वो क्या तस्वीर दिखाएगा आपके नजर से? क्योंकि जब हमने देखा वहां पर मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, बहुत भीड़ दिखाई दी, तो क्या लखीमपुर एक अलग संकेत दे रहा है या फिर विश्वास बना हुआ है? लखनऊ की स्थिति क्या दिखाई दे रही है आपको, खुद बीजेपी के लिए या बाकी अन्य दलों के लिए? अतुल देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं सरकार ने, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस बार अखिलेश यादव का गठबंधन भी बहुत मजबूत है, उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश की जो धरती है वो जाति और धर्म में इतनी बुरी तरीके से विभक्त है अतुल, अगर हम उसको देखें तो उसको हमें अलग अलग तरीके से समझना होगा। आप ये देखिए कि लखीमपुर खीरी और उसके आसपास का जो तराई क्षेत्र है वहां पे बहुत पंजाबी फैमिली बहुत अलग जगहों से शिफ्ट होके आई हैं जी। अब उनका बहुत अहम रोल है इस चुनाव में, और मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी ने तो टिकट भी दिया है उन लोगों को। लेकिन अभी मैं लखीमपुर खीरी के वहां पे गया था, तो हमने वहां पर एक होटल, एक ढाबे में खाना खाने के लिए गया। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये हमने इनसे पूछा, जब खाना खा लिया मैंने, तो उनसे पूछा कि भाई एक बात ये बताओ, क्या माहौल है यहाँ पे, क्या हो रहा है? उस दिन वहां पे अखिलेश यादव भी गए थे और योगी आदित्यनाथ भी गए थे। तो उस व्यक्ति का कहना था कि साहब 5 साल में एक आदमी भी मेरे पास ऐसा नहीं आया जिसने मुझसे ये कहा होगा कि मैं खाने का बिल नहीं दूंगा। उसने ये कहा कि साहब 5 साल में एक आदमी भी ऐसा मेरे पास नहीं आया जिसने मुझसे कहा कि नहीं आप मेरा बिल कम कर दो। तो उसने ये नहीं कहा कि वो किसको वोट देगा, लेकिन उसने एक इंडिकेशन दिया कि नहीं, कानून व्यवस्था बेहतर है। तो एक ये बड़ा मुद्दा था।
और एक साधारण से व्यक्ति से, जो होटल चलाने वाला व्यक्ति था, उससे मैंने पूछा और उसका ये जवाब था। तो मैं ये समझना खुद भी चाहता हूं, और जो हमारे प्रवक्ता लोग हैं, बड़े विद्वान हैं, ये मैं उनसे भी जानना चाहता हूं कि आखिर जाति और धर्म में बटे इस प्रदेश में ऊंट किस करवट बैठेगा। अतुल, ये बहुत बहुत इस समय चुनौतीपूर्ण है। एक बड़ी बात समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि मुसलमान, जो कहा जा रहा था कि नहीं वो ऐसे ही चुनाव लड़ रहे हैं तो बिखर जाएगा, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही तो बिखर जाएगा, कांग्रेस चुनाव लड़ रही तो बिखर जाएगा, मुसलमान जो है बहुत साइलेंट है और बहुत साइलेंट वोट कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसका फायदा निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को मिलेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2017 और 2019 में जातियों का बेहतर समीकरण बनाया था, उसका पीछा इस बार अखिलेश यादव ने किया। और आप देखिए कि उन्होंने अलग अलग जातियों के साथ गठबंधन किया और अलग अलग जातियों के जो पार्टियां हैं, जिसको हम कहें कि वो जाति के नाम से जो है आइडेंटिफाई की जाती हैं, उनके लोगों को उन्होंने टिकट भी देने का काम किया है अतुल। तो उसका फर्क जो है वो दिखाई पड़ेगा। चुनौती बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी की, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल दिलीप जी, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा। बहुत जबरदस्त इस बात की चर्चा चल रही है और मैं कंपेयर करके बताता हूं कि हरियाणा में 90 सीटें लेकिन 75 पार का बीजेपी ने नारा दिया और आखिरी में आते आते अपनी रणनीति और ठोस बदल दी। वो रणनीति क्या थी? जाट बनाम 35 बिरादरी, 36 बिरादरी में से जाट बनाम 35 बिरादरी। क्या आपको लगता है कि हां, इस प्रदेश में जहां पर जातिगत राजनीति बहुत ज्यादा प्रभावी है, वहां पर अगर वो यादव के बस पे आगे बढ़ रहे हैं और उसका कॉम्बिनेशन एक धार्मिक आधार पर मुसलमान को अपने साथ जोड़कर या मुसलमान उनके साथ जुड़ा है, इस बात का एहसास करके वो अपनी रणनीति सपा ने बनाई है, तो बीजेपी की भी रणनीति अगली है कि यहां पर यादव बनाम अदर्स कर दे, मुसलमान बनाम हिंदुत्व कर दे। ये रणनीति, जातिगत रणनीति अतुल जी, इस प्रदेश में बहुत मैंडेट हो गया है चुनाव को जीतने के लिए या चुनाव को लड़ने के लिए। जीतने की तो बात छोड़ दीजिए, चुनाव लड़ने के लिए जातिगत रणनीति बहुत जरूरी हो गई है और इसी वजह से हर राजनीतिक दल में जातिगत प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। जातिगत सम्मेलन इसीलिए होते हैं, जातिगत नेताओं को पिक किया जाता है, जातिगत वोट बैंक बनाए जाते हैं कि किस जाति का कितना वोटर है, किस क्षेत्र में किस जाति का क्या प्रभाव है, किस जाति में किस क्षेत्र में कौन सी जाति ज्यादा महत्व रखती है, उसी के हिसाब से टिकटों का बंटवारा किया जाता है। तो ये जो समीकरण समाजवादी पार्टी ने बनाया है, इसका पुराना समीकरण है। एमवाई फैक्टर इनका पुराना फैक्टर है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने जिन समीकरणों को एस्टेब्लिश किया, इन्होंने कोशिश ये करी है कि हर जाति को समेटने की कोशिश करें। इन्होंने यादव को भी लिया है, जाटव को भी लिया है, मुसलमान को भी लिया है, डायरेक्ट नहीं लिया है तो इनडायरेक्ट लिया है, एससी एसटी को भी लिया है, ओबीसी को भी लिया है। लेकिन इनके लिए एक चिंता की बात है, डॉक्टर कौशल साहब इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि इस बार 3 चरणों में वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से कम रहा है या मोर और लेस उतना ही रहा है। बिल्कुल। तब ये रहा है जबकि इन 5 सालों में वोटर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये तो घटता हुआ परसेंटेज है ना, ये आपका ही नुकसान है और सपा का और बसपा का नुकसान नहीं है, ये ध्यान दे लीजिएगा। आप मत मानिए इस फैक्ट को, मत मानिए। 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तब आप अपना आकलन करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हारेंगे जीतेंगे, आपकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी, ये 10 तारीख को पब्लिक बताएगी। लेकिन ये आकलन हमेशा रहता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज घट रहा है, पिछली बार याद करिए जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था उसका सीधा फायदा आपको हुआ था। चाहे 14 का इलेक्शन ले लीजिए, चाहे 19 का ले लीजिए और चाहे 17 का ले लीजिए। तो अब जो घट रहा है वो आप ही का घट रहा है और ये चिंता की बात है। डॉक्टर कौशल जल्दी से एक टिप्पणी इस पर। देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो बात दिलीप यशवर्धन कह रहे हैं बिल्कुल स्वाभाविक व्यवहारिक बात है। जिसके पास होता है घटता उसी का है, जिसके पास कुछ है नहीं तो उसके पास घटेगा क्या, उसके पास तो कुछ बढ़ेगा ही। बताइए, अगर ये घट रहा है, कुछ हो रहा है और आपने नई रणनीति बनाई है, 1-2 मैंने उदाहरण दिया, आपको लगता है कि भरपाई पूरी हो जाएगी और इस चौथे चरण की सीटें जो आपकी थी उतनी मेंटेन कम से कम कर पाएंगे या उसके करीब रहेंगे, आसपास रहेंगे? अब जैसे दिलीप जी ने कहा कि ये पहली ऐसी पार्टी है जो सारी जातियों को एक साथ लेने की कोशिश करे, यानी जो हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। यानी कि मैं ये जानता हूं, मैं पार्टी का आदमी हूं, मुझे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके हिसाब से हमारे लिए विचारधारा बहुत जरूरी है। हमारे लिए, हम चुनाव लड़ते हैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए, प्लान करते हैं अगले 25 साल के लिए, 40 साल के लिए। अभी जो बजट आया है वो 2040 को टारगेट रख के बनाया गया है।
और ये जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये जातिवादी पार्टियां केवल अपने जोड़ जुगाड़ से महागठबंधन बना करके 5 साल की सरकार चलाने के लिए बनाती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अटल जी 1 वोट से संसद में इस्तीफा नहीं देते। तो हम विचारधारा की बात करते हैं। अब बात रही कि हमने, यशवर्धन साहब ने पूछा था मेरे से कि क्या ये लोग पहले नहीं थे। यशवर्धन जी, आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने गरीबों को कम नहीं किया था, गरीबी रेखा को ही नीचे ले गए थे, जिससे गरीबी घटा दी थी। इस तरीके से गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस सरकार में 1 मिनट 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से दिक्कत होती है ना, जब सच्चाई आईना दिखा तो चेहरा घबरा जाते हैं आप लोग। आईना दिखा तो चेहरा देख के घबरा जाते हैं। ये बताइए ना, ये बताइए ना, अगर कोविड के समय में पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि बेरोजगार हुए थे, विस्थापित हुए थे, इसलिए ये समस्या हमेशा से थी। ठीक है डॉक्टर कौशल, मैं आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर कौशल, अभी मैं आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर कौशल, प्लीज सुधांशु वाजपेयी, नहीं, अरे एक मिनट, सुधांशु वाजपेयी, आपका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। डॉक्टर कौशल एक मिनट, डॉक्टर कौशल एक मिनट, देखिए आपका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है सुधांशु वाजपेयी कि आप कह रहे हैं कि 10 मार्च को हम देखेंगे। अरे 10 मार्च तो हम सब देखेंगे, अरविंद भी देखेंगे, दिलीप जी भी देखेंगे, डीपी यादव भी देखेंगे, कौशल कांत भी देखेंगे और सुधांशु वाजपेयी भी देखेंगे। अच्छा ये बताइए सुधांशु वाजपेयी, ये बताइए कि इन 59 सीटों में कांग्रेस कितने पर दिखेगी? 5 पर। कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से उत्तर प्रदेश में दिखेगी। हाँ, एक परिवार से 5 परिवारों में चली जाएगी। अभी तो फिलहाल जो दिख रही है वो अप्रत्याशित ही दिख रही है। अप्रत्याशित ही है ना सुधांशु भाई, अभी जो दिख रही है वो भी अप्रत्याशित से कम नहीं है भैया। 1 गुने से 5 गुने हो जाएंगे तो अप्रत्याशित ही है ना। सीटों से 300 पे आ गई तो कांग्रेस कैसे नहीं आ सकती? 17 सीटें थी। कैसे आएगी मैं ये पूछ रहा हूं, नहीं आ सकती मैंने तो ये तो नहीं कहा ना। अरे सुधांशु भाई मैं ये कह रहा हूं कि कैसे आएगी ये बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं हमने लड़ा है, सपा कह रही है कि हम हैं मुख्य विपक्षी दल, हम ही लड़ रहे हैं, तो आप कैसे आएगी ये बताइए। आ नहीं सकती है मैंने ये थोड़ा ना कहा, बिल्कुल आ सकते हैं आप। कांग्रेस मुद्दों की बात कर रही है, कांग्रेस जनता की बात कर रही है। डीपी यादव क्या मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं? डीपी यादव क्या मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं? डीपी यादव क्या जो है जुपिटर के जो है मुद्दे उठा रहे हैं? वो भी तो यही के मुद्दे उठा रहे हैं। विपक्ष मुद्दे की बात कर रहा है, भाजपा वाहियात बातें कर रही है, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। हाँ, आपके लिए देश तो नहीं है, आपके लिए तो आतंकवाद है, आपके लिए 5 साल है, आपके लिए परिवारवाद है, आपके लिए कुरीवाद है, आपके लिए पलायनवाद है। आप अंग्रेजों के दलाल मुझे राष्ट्रवाद सिखाएंगे, बाकी चीन के सामने मिलियाने वाले लोग हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे। शांत हो जाते तो बेहतर है। हमसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं है। हमने कुर्बानी दी है, हमने शहादत दी है, हमारी कुर्बानी और शहादत। सुधांशु वाजपेयी, अब देखिए अभी तक तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सुधांशु वाजपेयी, अभी तक तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि शिक्षा की बात, व्यवस्था की बात जो कि प्रदेश से जुड़ी है। अब अंग्रेज भी आ गए, अंग्रेजों के दलाल भी लेकर आ गए आप। मतलब जिस ट्रैक पर वो लाना चाह रहे थे आप आए। यही तो बीजेपी की जबरदस्त रणनीति है कि पिच भी उनकी, गेंद भी उनकी, खेलने का तरीका भी उनका, वो बैठकर देखते रहते हैं और आप खेलने लगते हैं। वो चाह रहे थे कि आप आए और आप ले आए अंग्रेज, आप अंग्रेज को ले आए। बहरहाल नहीं, अगर 1-2 रणनीति बताते कि हाँ इस रणनीति से हम रायबरेली कम से कम बचा लेंगे, इस रणनीति से हम लखनऊ में कमल को रोक देंगे, तब समझ में आता। ऐसे तो लखीमपुर बाकी दल के नेता भी गए थे, ऐसा नहीं है कि पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गए या उस मुद्दे को नहीं उठाया। तो अकेली कांग्रेस को वो क्यों सोचेंगे, जनता क्यों आएगी, इस पर आपको फोकस करना चाहिए था। डीपी यादव फाइनल कमेंट आपका बहुत संक्षेप में। डीपी यादव शांत हो जाइए। हो गया सुधांशु भाई, हो गया आपका समय पूरा हो गया सर। प्लीज डीपी यादव फाइनल कमेंट बहुत शांत। क्या लगता है इन 59 सीटों के लिए और आपकी पार्टी की भूमिका खास तौर पर?
देखिए अतुल जी, ये कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार इतना खुश हो रही है करोड़ों लोगों को मुफ्त का राशन देकर के। अरे क्या भारतीय जनता पार्टी उनके आजीविका के लिए साधन की उपलब्ध नहीं करा सकती थी, रोजगार नहीं दे सकती थी? उत्तर प्रदेश के लोग मुफ्त नहीं खाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों। अब यहाँ के लोग इतनी सारी मुफ्त की घोषणाएं तो आपने भी कर रखी है, क्यों कर रखी है भाई? कमा खा सके। एक मिनट कौशल जी, एक मिनट। डीपी यादव, अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए प्लीज। डीपी यादव सुनिए, ये जो मुफ्त का आपने जिक्र किया, तो आपकी तो घोषणा में भी बहुत सारे मुफ्त है। वहां तो घी और दूध भी मुफ्त था, तो आपने क्यों किया? देखिए कुछ चीजें मुफ्त देनी पड़ती है, लेकिन अच्छा, कुछ देनी पड़ती हैं तो उन्होंने भी दी है ना, कुछ चीजें दी है उन्होंने। जो घी और दूध आप मुफ्त देने वाले थे, तो वैसे ही उन्होंने भी राशन दिया है। आप बताएंगे कि हमने घी और दूध मुफ्त में दिया है, वो बताएंगे राशन दिया है, दोनों एक ही है। अरविंद बहुत शार्प कमेंट, अरविंद बहुत शार्प कमेंट आपका, समय नहीं। अरविंद, जो चौथा चरण होगा, क्या वहां से एक जो चर्चा चल रही थी कि कुछ अगर कमी हुई है 3 चरणों में बीजेपी के लिए, तो उसकी वो भरपाई करते दिख रहे हैं आपको, या फिर टक्कर वैसी ही चल रही है? अतुल देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पार्टी इनकी सक्रिय तो हो गई है। सारे बड़े लीडरों ने यहाँ पे लखनऊ में डेरा जमा रखा है, और खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो है, अब आप देखिए आगे बढ़ के नेतृत्व उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जनता जब किसी परिवर्तन के लिए निकलती है, या जनता जब कुछ चाहती है, तो फिर उस पर किसी का बस नहीं होता है। इंपॉर्टेंट यह है कि इन लोगों ने जो काम किया है, या इन लोगों के विचार के जरिए जो विचार ये जनता के बीच में पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो पहुंच गया है, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं भविष्य कहां सुरक्षित है, तब तो इनकी जीत हो गई। अगर ये अपनी बात पहुंचाने में नाकाम रहे, अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करने में नाकाम रहे, उनकी जो नाराजगी है उसको दूर करने में नाकाम रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चरण बहुत चुनौती भरा होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका भी, बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका भी, कौशल जी आपका भी, डीपी यादव आपका, और सुधांशु वाजपेयी आपका भी। तो चौथा चरण जो होगा वो भी अपने आप में रोमांच से भरपूर होगा। सबसे अहम बात यह है कि रणनीति किसकी कारगर होगी, क्योंकि विपक्ष ने मुद्दे उठाए तो सत्ता पक्ष ने कहा कि हमने इन मुद्दों पर काम किया है, जो कम रह गया वो फिर से सरकार बनेगी, उसे हम पूरा करेंगे। यानी सभी जवाब तो दे रहे हैं, अब जनता की बारी है। नमस्कार।